निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। मारिया और शहनाज के 5 सब्जेक्ट हैं जो 100 नंबर के हैं। हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। उन पांचों में इनके अलग अलग मार्क्स आए हैं मारिया और शहनाज के। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। ठीक है। भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कह रहा है अगर भाषाओं को छोड़ दे, भाषा क्या हो गई, अंग्रेजी और हिंदी, कह रहे हैं इनको छोड़ दो अगर, तो भाषा में अंग्रेजी में मारिया के कम हैं और हिंदी में मारिया के ज़्यादा हैं। लेकिन वो कह रहा है कि भाषाओं को छोड़कर मारिया ने सब हर विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। मतलब भाषाओं में कम अंक प्राप्त किए होंगे, लेकिन भाषाओं में हिंदी में तो ज़्यादा प्राप्त किए हैं। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया कि नहीं हो गया। मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अगर आप मारिया और शहनाज के मार्क्स का कंपैरिजन करो तो मारिया ने 1 विषय, 2 विषय और 3 विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ पे लिखा है 2 विषय में अधिक अंक प्राप्त किए, ये भी गलत हो गया। गणित और विज्ञान में शहनाज कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। गणित और विज्ञान का जो टोटल है वो शहनाज का मारिया से ज़्यादा है। तो ऐड कर लो, गणित और विज्ञान इन दोनों का ऐड कर लो। ये कितना हो गया, 8 2 10 की 0 हासिल आई 1, 8 7 15 और 1 16, और ये कितना हो गया 8 और 9 8 17। तो गणित और विज्ञान का टोटल मारिया का ज़्यादा है ना कि शहनाज का, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। अब आप देखो अगर 3 गलत हैं तो यही जो बचा है वही सही होगा। आप चाहो तो मारिया और शहनाज के टोटल कर सकते हो, वो इक्वल ही आएंगे। लेकिन एग्ज़ाम टाइम में अगर आप 3 गलत कर चुके हो तो आपको चौथा चेक करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि टाइम कम रहता है हमारे पास। आप इसको करके देख लेना, इसका आंसर डी ही आएगा। नेक्स्ट करो। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में, मतलब जो वांछनीय का मतलब होता है कि जो हमारे लिए डिजायर्ड है, जो हमें चाहिए। भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों का मतलब होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका एक से अधिक आंसर होते हैं, एक से अधिक उत्तर होते हैं। कह रहा है उनसे बचना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, उनका प्रयोग करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चन का प्रयोग करते हो तो बच्चों में तार्किकता बढ़ती है, उनकी सृजनात्मकता बढ़ती है ना। एक ही चीज़ से कई सारी चीज़ें सीख रहे हैं वो, तो ये तो गलत हो गया। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये सही बात है। क्या कह रहा है, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, मतलब कभी कभी होता है ना, इंट्यूशन का मतलब होता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कभी कभी बच्चे भी कहते हैं ना कि सर मुझे ना ऐसा लग रहा है, इसमें ऐसा होना चाहिए, तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये तो सही बात है ना, उसको हतोत्साहित थोड़ी ना करना चाहिए कि उनसे बोला कि नहीं नहीं आप बैठ जाओ, आप गलत बोल रहे हो, है ना। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। ओपन बुक एग्जाम जो होता है, कह रहे उससे बचना चाहिए। देखिए प्राथमिक स्तर पर हम बालकों को अधिक से अधिक मार्क्स लाने के लिए नहीं इनकरेज कर रहे हैं, हमें उनको सिखाना है। और ओपन बुक एग्जाम से बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन किताब में ढूंढेंगे, है ना, देखेंगे कहाँ है, किस चैप्टर में है, क्या है। तो ये भी हो सकता है, इसलिए ये गलत होगा क्योंकि हमें वांछनीय ढूंढ रहे हैं। विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। मतलब पहले से ही बता दिया कि क्या क्या करना है, निर्धारित कदमों का, प्रिस्क्राइब्ड स्टेप्स पहले से ही बता दिए, सारे क्वेश्चन के सारे स्टेप्स पहले से ही बता दिए कि पहले ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो, और आंसर आ जाएगा। तो जब
सब कुछ पहले से ही बता दोगे तो फिर बालक क्या सोचेगा खुद से, बालक इनएक्टिव हो जाएगा, है ना। तो इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, बालक एक्टिव होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए, ठीक है। उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। एक भुजा है, मान लो लंबाई है 5 सेंटीमीटर की और परिमाप है 30 सेंटीमीटर, जिसको पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल के लिए आपको दूसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। तो आपको पता है परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी, जो कि 30 दे रखा है। तो l प्लस बी कितना हो जाएगा, 2 का भाग कर दोगे 30 में तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अगर लेंथ हमने 5 मान ली है तो लेंथ की जगह 5 रख दो, तो 5 प्लस बी इक्वल टू 15। तो बी कितना आ जाएगा, 10। तो चौड़ाई 10 आ जाएगी। लंबाई और चौड़ाई आपको दोनों पता है। तो एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, 5 में 10 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 50। तो क्षेत्रफल आ जाएगा 50। इसको सॉल्व नहीं करना था। सॉल्व मैंने इसलिए क्या कि मैं आपको ये बताना चाहता था कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक ही उत्तर आएगा। और जब एक उत्तर आता है तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। तो पहला वाला सवाल है क्लोज्ड एंडेड। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक, माध्यक मतलब इनका कहने का मतलब है माध्यिका, जिनकी माध्यिका, देखो यहाँ पे मीडियन लिखा हुआ है, 4 हो। तो आप ये बताओ ऐसे कितने समुच्चय बनाए जा सकते हैं जिनका मीडियन 4 हो। सेट का मतलब, समुच्चय का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डेटा, ग्रुप ऑफ नंबर। तो ऐसी तो बहुत सारी संख्याओं का ग्रुप हो सकता है जिनकी माध्यिका 4 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखो मैं आपको समझाने के लिए एक बार बता भी देता हूं। माध्यिका क्या होती है, बीच वाला टर्म होती है माध्यिका। जैसे मैंने, और जब डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो, मतलब या तो आरोही क्रम में लिखा हो डेटा या अवरोही क्रम में लिखा हो। अब ऐसा सपोज करो डेटा लिखा है 1 3 4 7 9, तो इस डेटा की, इस सेट की, इस समुच्चय की माध्यिका क्या होगी, 4, क्योंकि 4 बीच में आ रहा है, ठीक है। अब 4 क्या सिर्फ इसी डेटा की माध्यिका हो सकती है, यहाँ 7 की जगह पे अगर मैं 8 कर दूं तो इसकी भी माध्यिका तो 4 ही रहेगी, डेटा तो चेंज हो गया। अगर मैं इसकी जगह पे 2 कर दूं तो इसकी माध्यिका 4 ही रहेगी, क्योंकि बीच में तो 4 ही आ रहा है ना अभी भी। तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ डेटा, बहुत सारे संख्याओं के समुच्चय बन सकते हैं जिनकी माध्यिका 4 हो। इसका मतलब हमें काफी सारे उत्तर मिल सकते हैं यहाँ पर। हमें सिर्फ एक उत्तर नहीं मिलेगा, हमें काफी सारे उत्तर मिल जाएंगे। तो पहला वाला हमारा क्लोज्ड एंडेड था, बंद सिरे वाला। ये कैसा है, ओपन, क्योंकि इसमें कई सारे आंसर मिल रहे हैं। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची। तो 0 है नहीं, 1 है नहीं, अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो 0 से 8 के मध्य यही अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, प्राइम नंबर्स, इसके अलावा तो कोई नहीं हो सकते। तो आंसर एक ही आ रहा है, तो ये कैसा है, क्लोज्ड एंडेड है ना। आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। अगर आप अपनी कक्षा में ये प्रश्न पूछोगे आयत के बारे में, आपको जो भी गणितीय जानकारी है वो मुझे बताइए, तो क्या सभी बालकों का, सभी स्टूडेंट का आंसर सेम आएगा, नहीं आएगा, है ना। कोई कुछ अलग बात बताएगा आयत के बारे में, कोई कुछ अलग बात बताएगा, कोई कुछ अलग बात बताएगा, तो अलग अलग आंसर मिलेंगे। इसका मतलब ये ओपन एंडेड है। तो ए और सी हमारे क्लोज्ड हैं और बी और डी ओपन है।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी व डी खुले सिरे वाले प्रश्न है। ठीक है, इस तरह से इस सवाल को हमें करना था। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? किस किस पॉइंट से, किस पॉइंट में जो लिखा है उससे सबसे कम प्रभाव पड़ेगा शिक्षण अधिगम पे? प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि। प्रतिपुष्टि मतलब होता है फीडबैक, जो बालक को आप देते हो। अगर आप फीडबैक की क्वालिटी और अच्छी करोगे तो शिक्षण अधिगम पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लेकिन इसमें पूछा है न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा, तो इससे न्यूनतम नहीं पड़ेगा, इससे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। जब आप बालक का मूल्यांकन करते हो तो मूल्यांकन से आपको उनकी गलतियां, उनकी कठिनाइयां पता चलती हैं। उसी के हिसाब से आप अपने शिक्षण विधि में, है ना, अपनी पाठ्य योजना में परिवर्तन करते हो, तो उससे शिक्षण अधिगम में फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो ये भी प्रभाव पड़ने वाला है। न्यूनतम वाला हमसे पूछा है। लेकिन मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। जैसे आप देखो कि मूल्यांकन जब होता है तो छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है। कैसे? अगर किसी का प्रदर्शन अच्छा रहा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, है ना। किसी का अगर नहीं रहा अच्छा तो उसका आत्मविश्वास घट जाएगा। तो ये बात भी सही है। छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। मतलब अगर कोई बच्चा गलत उत्तर दे रहा है किसी सवाल का, तो उस सवाल को आपने खुद से सही सॉल्व करके उसको बता दिया, है ना। जैसे आप कोई गलती करो और आपने कोई सवाल आप गलत कर रहे हो, तो उसका टीचर ने उसको सही कैलकुलेट करके सही पूरा मेथड लगा के आपको दे दिया कि ये लगेगा, ऐसे लगेगा, इसका सही आंसर ये होगा। तो उससे आप सीखोगे क्या? ये तो टीचर ने आपको दे दिया ना सॉल्व करके, आपने खुद से कहाँ अपनी गलती सुधारी। तो इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हीले के मानसिक चिंतन होगा ये, वैन हीले के मानसिक चिंतन के कौन से चरण में है ना। तो रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग क्या है, एक समचतुर्भुज भी है और एक आयत भी है। वर्ग जो होता है वो एक समचतुर्भुज भी होता है और एक आयत भी होता है। वर्ग, आयत की सारी प्रॉपर्टी, सारे गुण वर्ग में होते हैं, समचतुर्भुज के भी सारे गुण वर्ग में होते हैं। इसलिए वर्ग एक आयत भी है और वर्ग एक समचतुर्भुज भी है। अब यहाँ वैन हीले के कौन से स्तर पर है बालक? तो आपको पता है यहाँ पे बालक ने क्या किया, इनकी गुण, इनकी विशेषताओं के बीच में एक संबंध स्थापित कर दिया कि नहीं कर दिया? और संबंध स्थापित कर रहा है तो संबंध किस में स्थापित करते हैं? स्तर 2 संबंध। तो वो लेवल 2 में है, रिलेशनशिप स्टेटस पे। ठीक है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। आपको मैंने ये चारों गुण फर्स्ट क्लास में जो हिस्ट्री बताई थी, जो आपको रिवीजन करवाया था मैंने, उसमें मैं आपको ये सब करवा चुका हूँ। समवर्ग गुण, क्रम विनिमय, साहचर्य, वितरण गुण, है ना।
संवरक गुण क्या होता है कि कोई भी दो पूर्ण संख्याओं को अगर आप ऐड करोगे तो एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी या किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को आप गुणा करोगे तो उससे भी आपको एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी, और वही यहाँ बोला गया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? संवरक गुण को, जिसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। बाकी तीनों आप देख लेना, पहली वाली जो क्लास है उसमें आपको ये मिल जाएंगे। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित होता है, तो ये बात सही है ना। गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। आप अगर घर से मार्केट जा रहे हो, आप सब्जी लेने जा रहे हो, आप कुछ भी शॉपिंग करने जा रहे हो, तो आप वार्तालाप कर रहे हो, है ना। फिर वो आपको बता रहा है कि इतने पैसे हो गए, आपने उसको पैसे दिए, फिर आपने घटा के देखा कि उसने मुझे कितने वापस किए। तो यहाँ पे सब जगह मैथ का यूज हो रहा है। तो मैथ एक सामाजिक क्रिया है और इसमें है, संवाद के बिना तो गणित हो ही नहीं सकती। तो ये बात तो सही है। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। आपको मैंने जब पहली क्लास में गणित की डेफिनेशंस बताई थी तो मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है ना। कहीं किसी भी क्षेत्र की सभ्यता और संस्कृति वहाँ की मैथ के लेवल को दर्शाती है कि वहाँ पे गणित कितनी स्ट्रांग है उस एरिया की। तो यही जो है ये सत्य नहीं है, मतलब यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। तो आपको पता है कि नमूने, जो पैटर्न बोलते हैं नमूनों को, पैटर्न को आप पहचानना सीखते हो, जनरलाइजेशन करते हो, उदाहरण से नियम बनाते हो जनरलाइज करके। तो ये भी सही है। गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तर्क के बिना तो गणित हो ही नहीं सकती, वार्ता के बिना तो हो ही नहीं सकती, तो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। गलत है मतलब वही सही है, क्योंकि सत्य नहीं पूछा है। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? संख्याओं को पढ़ाने के लिए कौन से कथन सत्य हैं? संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अभी देखो अंतर्दर्शी अभी पहले भी आया था, फिर से आ गया अंतर्दर्शी। तो अंतर्दर्शी समझ को बढ़ाना चाहिए, ये सही है स्टेटमेंट। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, मतलब संख्याओं को आप बिल्कुल लाइन से पढ़ा रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पढ़ा रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपको प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स, पूर्व संख्या संकल्पनाएं आपको मैंने अभी कल भी बताई थी, क्या होती हैं। जब आप संख्याएं सिखाते हो उसके पहले आप कुछ और बातें बताते हो बालक को, है ना, कि छोटा बड़ा, लंबा पतला, है ना, दूर पास, इस तरह की चीजें बताते हो। आप पहले कंपेयर करना सिखाते हो संख्याओं को। तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप ऑर्डर से ही चल रहे हो, क्रम से ही चल रहे हो, है ना। हो सकता है उसमें आप संख्याओं को आगे पीछे भी बता दो, क्योंकि अभी आप सिर्फ पहचानना सिखा रहे हो संख्या को। फिर आप जब उसको संख्या बताओगे तब आप उसको क्रम से बताओगे। तो ये गलत है। गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में देखो। जो संख्यांक होता है ना, यहाँ पे भी आया संख्यांक। संख्या और संख्यांक ये दो अलग अलग चीजें हैं। संख्यांक न्यूमरल्स जिसको बोलते हैं, संख्यांक। संख्यांक का मतलब होता है जब संख्याओं को क्रम से लिखा जाए, जब संख्याओं को क्रम में लिखा जाए, 1 2 3 4 5 6 7 क्रम में लिखा जाए तो उसको संख्यांक बोलते हैं। गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखवाना सिखाना चाहिए, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये भी गलत हो जाएगा। ऑर्डर इतना जरूरी नहीं है, संख्या आना जरूरी है। संख्याओं के अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए।
संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑर्डर इर्रिलेवेंस ऑफ नंबर शुड बी इनकरेज्ड। हाँ, तो ये बात तो सही है। अनुक्रम असंगति मतलब जो अभी मैं आपको बता रहा था कि संख्याओं को एक क्रम में ही सिखाना जरूरी नहीं है, आप उनको आगे पीछे भी सिखा सकते हो, ठीक है ना, आगे पीछे करके भी सिखा सकते हो। तो ये सही है कि हम इस चीज को प्रोत्साहित करेंगे कि जरूरी नहीं है कि आप क्रम में ही सीखो, क्रम में असंगति भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, बस आपको संख्या पहले जानना है कि संख्याएं क्या होती हैं। तो ए और डी सही है आपका। देखो इसमें मुझे पता है कि आप लोगों को शायद ये कन्फ्यूजन हो रही हो कि सर ऐसा कैसे हो रहा है, संख्याएं सीखेंगे तो क्रम से ही तो सीखेंगे, 1 2 3 4 से ही तो सीखेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि पहले 5 सीख लिया फिर 3 सीखेंगे। देखो प्राथमिक स्तर की बात हो रही है और संख्याओं को पढ़ाने की बात हो रही है, मतलब आप अभी जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो, अभी परिचय करवा रहे हो संख्याओं से बच्चों का, है ना। तो जब आप शुरुआत ही कर रहे हो तो आप पहले होता है ना कि पहले उसको लाइफ से कनेक्ट करोगे कि नहीं करोगे। जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो, हम कैसे चलते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं ना, मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं ना। अगर आप उनको डायरेक्ट गिनती सिखाने लगोगे तो डायरेक्ट गिनती सिखाना तो अमूर्त हो गया, अज्ञात हो गया। पहले आप उनको ज्ञात चीजों से बताओगे ना। कैसे बताओगे, जैसे आप सपोज करो आप उनको बता रहे हो अच्छा बताओ आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, तो वो बता रहे हैं अभी मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, मम्मी पापा मैं और मेरी बहन, मान लो। तो 4 लोग, अब आपने एक तो नहीं बताया, अभी आपने सीधे 4 बता दिया, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर की उतना रिलेवेंस नहीं है, रिलेवेंस है किसकी, कि समझ में आने चाहिए बात, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना। तो आप देखो, आपको पता है कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है प्राथमिक स्तर पर। एनसीएफ ने भी बताया है कि कक्षा के ज्ञान को बालक के जीवन से जोड़ना, कक्षा के बाहरी वातावरण से जोड़ना। तो इस ऑप्शन में ही वो बात कही गई है, बाकी किसी में नहीं कही गई, तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी आप देख लो, परिकलन में परिशुद्धता मतलब बिल्कुल कैलकुलेशन बिल्कुल सही करनी है, तो मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, इसका मतलब गलती को जगह नहीं दे रहे हैं वो, तो गलती तो पार्ट है ना सीखने का। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए परिकलन। उच्चतर पढ़ाई और रोजगार, देखो रोजगार मेन मकसद नहीं है, रोजगार गणित इसलिए नहीं पढ़ रहे कि रोजगार मिल जाए, गणित पढ़ रहे हैं कि दिमाग का गणितीकरण हो जाए, तर्क शक्ति डेवलप हो जाए, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के लिए प्रोत्साहन करना। तो प्राथमिक स्तर पर कहाँ प्रौद्योगिकी आ जाएगी, है ना, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। गेट बंद कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किस से विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन मतलब दिक् स्थान या स्थान विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। 3D डायमेंशनल स्पेस कैसे सीखेंगे, एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना। अब ये बताओ संख्या चार्ट का 3D त्रिविम स्थान से क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। और संख्या चार्ट तो 2D होता है ना। सुडोकू पहेली, तो सुडोकू पहेली भी से 3D का क्या लेना देना है। चौपड़ आकृतियों को पहचानना, ये सही हो जाएगा। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना, बार ग्राफ, तो बार ग्राफ आप खींचोगे तो बार ग्राफ से क्या आपको दिक् स्थान की समझ आ जाएगी, नहीं आ जाएगी।
चौपड़ आकृति जिसको बोलते हैं टेसलेशन, टेसलेटिंग फिगर्स, है ना। तो टेसलेटिंग जो फिगर्स होते हैं, ये फिगर्स ऐसे होते हैं, ये एक दूसरे से कंबाइंड फिगर होते हैं जिनमें कोई भी स्पेस नहीं होता है ना, कोई भी जगह, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही होती है। जैसे आप फ्लोर का पैटर्न देखो, कोई भी जगह है उसके फर्श का पैटर्न, जैसे टाइल्स लगते हैं हमारे घर में, तो टाइल्स कैसे लगते हैं, बिल्कुल एक दूसरे में ऐसे सांचे में फंसा के लगते हैं कि कोई भी जगह नहीं बचती है। तो उससे आप आकृति या आकार का सेंस समझ सकते हो। देखो मैं अगर आपको बता दूं, कई तरह के टेसलेशंस होते हैं। जैसे ये है, इसको बोलेंगे हम क्या, त्रिभुजाकार टेसलेशन। तो आप देखो, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, फिर एक ये त्रिभुज है, फिर एक ये त्रिभुज है। तो ऐसी आकृतियां जिनमें कोई भी जगह ना बचे, कोई ओवरलैपिंग ना हो, उसी को हम टेसलेशन बोलते हैं। वर्गाकार टेसलेशन भी होता है। ये आपका आयताकार टेसलेशन हो गया। आप देखो बिल्कुल सब ऐसे, जैसे दीवार बनती है ना, दीवार में जब पत्थर लगाया जाता है तो आप देखो कोई भी जगह नहीं बचती है, इस तरह से उनको सेट किया जाता है। ठीक है, तो इसी से आप आकृति का या स्थान का ज्ञान ले सकते हो, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा टेसलेशन। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। भिन्न की संकल्पना पढ़ानी है आपको, तो आपको पता है गिनतारा से तो गिनती सीखते हो, भिन्न तो सीखते नहीं हो। जियो बोर्ड से आप ज्योमेट्रिकल फिगर सीखते हो, द्विआयामी फिगर सीखते हो। संख्या चार्ट से संख्याएं सीखोगे तो क्या बचा, क्विजनियर रॉड्स। क्विजनियर रॉड्स क्या होती हैं, अलग अलग रंग की 10 छड़ें होती हैं। ये भी आ सकता है सवाल कि इसमें कितनी छड़ें होती हैं, इसमें 10 छड़ें होती हैं, और 10 की 10 अलग अलग रंग की होंगी और अलग अलग लंबाई की भी होंगी। लंबाई भी अलग अलग होगी, रंग भी अलग अलग होंगे। तो आप यहाँ से भिन्न की संकल्पना सीख सकते हो। कैसे, जैसे मान लो ये एक छड़ है और एक ये छड़ है, ये मान लो 5 सेंटीमीटर की है, ये 2 सेंटीमीटर की है। तो अगर हम 5 में इसको ऊपर रख दें, इस छड़ को इस छड़ के ऊपर रख से, तो आप कह सकते हो 5 में से 2। तो 5 में से 2 कितना हो गया, 2/5। तो इस तरह से आप भिन्न सीख सकते हो क्विजनियर रॉड से। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, तो सही बात है। अगर तर्क नहीं होगा तो गणितीय ज्ञान कैसे सीखोगे। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध होती है, ये बात भी सही है। श्रेणीबद्ध का मतलब क्या होता है, हायरार्किकल। पहले जोड़ सीखते हो, फिर घटाना सीखते हो, फिर गुणा सीखते हो, फिर भाग सीखते हो, है ना। जब आप बेसिक सीखोगे तभी आप टफ चीज़ सीख पाओगे, अगर बेसिक वीक है तो टफ नहीं सीख पाओगे। इसी को बोलते हैं श्रेणीबद्ध होना, है ना। तो ये भी सही है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है। तो ये तो गलत हो गया ना, तो यही क्या हो गया, सही। हमसे पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, तो यही हो गया फिर। गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, तो वो बात भी सही है। गणित की अपनी शब्दावली होती है, क्योंकि गणित की अपनी भाषा भी होती है, तो गणित की अपनी शब्दावली भी होगी। जैसे मैंने आपको बताया था, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए इक्वल टू बी, है ना, 2 की पावर 3। तो ये सारे जो शब्दावली है, ये गणित की शब्दावली है। तो गणित की एक विशेष शब्दावली भी होती है। निम्नलिखित कथनों में से किस में संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में किया गया है। 3 तरह की संख्याओं का प्रयोग होता है, आपको पता है। क्रम सूचक का क्या हो जाएगा, मैं इस इमारत की तीसरी, तो ये क्रम बता रहा है ना, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे में रहता है। इस घर में 3 कमरे हैं, तो ये गणन संख्या हो गई। गिनती करके बता रहे 3 कमरे हैं, 3 टीम, 3 पेंसिलें, तो ये भी क्या है, गणन संख्या, मतलब कार्डिनल नंबर्स का यूज है ये। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर।
शुद्ध कथन को पहचानिए। यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। देखो, हो सकता है कि कभी ऐसा हो जाए कि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप भी समान हो जाए कोइंसिडेंटली, लेकिन गारंटी नहीं है कि दो आकृतियों का क्षेत्रफल अगर समान है तो उनका परिमाप समान ही होगा। मतलब हर बार ऐसा नहीं होगा, 100 में से एक दो बार हो सकता है लकीली, तो हर बार तो नहीं होगा, तो ये तो गलत है। यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। सेम चीज, अगर परिमाप समान है तो हो सकता कभी कभार ऐसा हो जाए कि क्षेत्रफल भी समान हो, लेकिन 100% टाइम ऐसा नहीं होगा कि समान होगा। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, ये गलत है। अगर परिमाप सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर परिमाप मीटर है तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, ये बात सही है। आकृति से ही परिमाप का निर्धारण होता है। देखो, परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, चार दीवारी की लंबाई, है ना, चार दीवारी की लंबाई। जैसे मैं आपसे कहूं कि इसका परिमाप क्या होगा, तो आप कहोगे ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, चारों को जोड़ दो। अगर मैं आपसे कहूं कि ये सर्किल है, इसका परिमाप क्या होगा, तो आप कहोगे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है, जो इसकी बाउंड्री है, वही क्या होगी? परिमाप होगी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन पहचानिए। पाठ्यक्रम के संबंध में गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। सपोज करो आपको नहीं समझ में आ रहा है, या आप ऑप्शन पढ़ के देखो। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। केवल वर्ड का यूज हो गया तो ये गलत हो गया। और वैसे भी ऐसा नहीं है कि भिन्न सिर्फ उच्च प्राथमिक स्तर पर ही सिखाई जाए, भिन्न प्राइमरी लेवल पर भी सिखाई जा सकती हैं, तो ये गलत है। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। ठीक है। क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। फिर से केवल आ गया। तो अब देखो, आपको ये सवाल का आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन आपने दो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट कर लिए। अब आंसर इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है। बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। अब देखो, ऋणात्मक संख्याओं का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा अमूर्त कॉन्सेप्ट है। मतलब बच्चों को नहीं समझ में आता कि ऋणात्मक का मतलब क्या है। जैसे धनात्मक का मतलब तो ये हो गया कि जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको 3 पेन दिए, तो आपके पास 3 पेन, अभी आप प्लस में चल रहे हो। अब हम उसको ये कैसे बचाएंगे कि -3, है ना। अगर वो अपने 3 पेन मुझे देता है तब तो 0 हो गए, लेकिन -3 कैसे बताएंगे उसको। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ होता है, ये प्राथमिक स्तर पर नहीं देना चाहिए। बीज गणित विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट करिए। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण एवं अधिगम में ऐसी गतिविधियां सम्मिलित करनी चाहिए। कैसी? जिनमें अधिगमकर्ता की केवल उपदेशात्मक सहभागिता हो। केवल वर्ड आ गया है, आपको पता है, तो ये गलत हो गया। जो आम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित हों,
जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ें, जिनमें शिक्षक द्वारा अधिकतम हस्तक्षेप शामिल हो। तो देखो ये तो गलत है कि क्या शिक्षण प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें शिक्षक का अधिकतम हस्तक्षेप हो, मतलब बालकों को कुछ नहीं करने दिया जा रहा, शिक्षक ही सब कुछ कर रहा है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, जो आम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित हों और जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े। आपको पता है पेडागोजी में करेक्ट आंसर नहीं चूज करना होता है, बेस्ट आंसर चूज करना होता है। तो इन दोनों में से बेस्ट क्या हो जाएगा? मूर्त से अमूर्त की ओर। अधिगम कैसा होना चाहिए? मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए। इसको करो। जब 7.37 और 7.4 में से बड़ी संख्या पहचानने के लिए कहा गया, तब बच्चों के एक समूह ने 7.37 को 7.4 से बड़ी संख्या बताया। एक गणित शिक्षक के रूप में आप बच्चों की त्रुटि सही करने के लिए कैसे समर्थन देंगे? देखो 7.37 उन्हें 7.4 से बड़ी इसलिए लगी क्योंकि यहाँ दो नंबर लिखे हैं 3-7, है ना, और यहाँ पे एक ही नंबर लिखा है। अब वो ये नहीं समझ पाए कि डेसिमल के बाद हैं ये दो नंबर, उनको लग रहा है कि दो डिजिट हैं तो बड़ी संख्या होगी। या आप ऐसे देख लो कि इसमें टोटल 3 अंक हो गए, इसमें टोटल 2 ही अंक हैं, तो हो सकता है उन्हें लग रहा हो कि 3 अंकों की संख्या है तो वो बड़ी होगी। ठीक है, तो क्या करोगे, उनकी त्रुटि को कैसे सही करोगे? दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान की प्रणाली को अबेकस जैसी हस्तकौशल सामग्री के उपयोग द्वारा समझाइए। आपको पता है कि हस्तकौशल सामग्री का उपयोग हमें करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी स्तर पर, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। आगे भी देख लो। दशमलव संख्याओं के प्रसारित रूप को श्यामपट्ट पर लिखिए और विद्यार्थियों को अपना उत्तर सही करने के लिए कहिए। आपने बोर्ड पर लिख दिया और बस कह दिया कि सही कर लो, तो ये तो नहीं है सही तरीका। अभ्यास के लिए समान प्रकार के उदाहरण दीजिए। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गर्जे अभ्यास के लिए उदाहरण नहीं देने हैं। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक देखने के लिए और प्रक्रिया समझने के लिए कहिए कि पाठ्य पुस्तक में जो प्रक्रिया लिखी हुई है वो देखो उसमें क्या है। तो हम वो भी नहीं करते हैं, हम मूर्त से अमूर्त की ओर चलेंगे तो हस्त कौशल सामग्री के उपयोग यानी अबेकस से उनको स्थानीय मान की संकल्पना समझाएंगे, जिससे कि उन्हें अंतर समझ में आए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। कक्षा 3 के विद्यार्थी ने योग के प्रश्न को निम्नलिखित प्रकार से हल किया। 5128 प्लस 2707 इक्वल टू 78215। इतना कैसे इसका आंसर आ रहा है? देखो 5128 2707, उसने क्या किया, पहले 8 में 7 जोड़ दिया तो 15 आ गया, 2 में 0 जोड़ा, 2 7 और 1 8, 5 और 2 7, तो इस हिसाब से उसका आंसर आ गया 78215। इसका मतलब जब आंसर दो अंकों का योग जब डबल डिजिट में चला जाता है तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाता है। ये जो एक हासिल आई थी 15 की वो फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा था, ये उसके अंदर एक संकल्पनात्मक मतलब एक कंफ्यूजन है। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? विद्यार्थी को उसका उत्तर अपने सहपाठियों के साथ जांचने के लिए कहें, सहपाठियों के साथ जांचने के लिए कहें, है ना। बहुत ही टेम्पटिंग ऑप्शन है, आपको लगेगा कि ये सही है, कुछ सक्रिय करवा रहे हैं, बच्चे को सक्रिय भागीदारी करवा रहे हैं। विद्यार्थी को सन्निकटन का उपयोग करके योग ज्ञात कर अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहें। प्रश्न को दोबारा करके विद्यार्थी को अपना उत्तर जांचने के लिए कहें। विद्यार्थी को कैलकुलेटर का उपयोग कर, देखो कैलकुलेटर का उपयोग तो हम कहते ही नहीं है। देखो जब भी समझ में नहीं आए ना आंसर, आप बस पहले ये ढूंढो कि कौन सा होगा नहीं, गलत वाला ढूंढो
कैलकुलेटर का यूज करने के लिए हम नहीं बोलेंगे, तो ये तो गलत हो गया पहले ही। अब देखो, प्रश्न को दोबारा करके विद्यार्थी को अपना उत्तर जांचने के लिए कहें, जब वो नहीं कर पा रहा है, उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है जोड़ने का, तो दोबारा करके भी कैसे कर लेगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब बचे आपके ये दोनों के सहपाठियों के साथ जांचने के लिए कहें, क्या क्या गारंटी है कि सहपाठी ने भी सही किया होगा, है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा? देखो, सन्निकटन क्या होता है? सन्निकटन का मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन, है ना। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि 7.235 और 6.876 इनको जोड़ दो, तो आपने 7.235 को 7 मान लिया और 6.876 को भी 7 मान लिया, तो आपने कहा लगभग 14 आएगा हमारा आंसर। इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लगभग लगभग आप पहुंच गए। तो जब लगभग लगभग में आंसर निकालते हो तो उसी को सन्निकटन या अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, ठीक है। अब अगर आप बालक से कहोगे कि आप सन्निकटन करो, मतलब अप्रोक्सीमेशन करो, तो वो मान लो इसको मान लेगा 5100 और इसको मान लेगा 2700, है ना। और फिर जब इसको जोड़ेगा तो उसका आंसर 0087 7800 आ जाएगा, ठीक है। अब आप उससे बोलोगे कि अब आप इसको कंपेयर करो, अपने उत्तर की तुलना करें, मतलब आपने जो पहले निकाला था और अब जो अप्रोक्सीमेशन करके निकाला उसकी तुलना करो, है ना। या आप उसको वो ऐसे भी कर सकता है डायरेक्ट, जैसे उसने कहा इसको 5000 मान लिया, इसको 3000 मान लिए, तो 5000 3000 8000 हो गए सन्निकटन में। लेकिन उसका उत्तर तो बहुत ही ज्यादा आ रहा है, 78000 आ रहा है। तो उसको ये बात समझ में आएगी कि हाँ मैंने गलती करी है, कहीं ना कहीं इतना मेरा आंसर नहीं आएगा। और जब उसको ये समझ में आएगा तो फिर वो उसको सही भी कर लेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण के साधन के रूप में टेसिलेशन टाइलिंग का सबसे उपयुक्त उपयोग निरूपित करता है? अभी मैंने आपको टेसिलेशन टाइलिंग समझाया था क्या होता है, उसका सबसे उपयुक्त उपयोग कहाँ पे निरूपित हो रहा है? ज्यामिति में क्रियाविधिक अधिगम को विकसित करने के लिए, कोणों को मापने के लिए। देखो, कोण का तो इससे टेसिलेशन से कोई लेना देना नहीं है तो ये तो पहले गलत हो गया। ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए, आपको भी मैंने बताया था टेसिलेशन में अलग अलग तरह के पैटर्न बनते हैं, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, है ना, स्क्वायर, हेक्सागोनल, बहुत सारे बन सकते हैं। तो ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आंसर आपका यही होगा। स्थानीय मान की अवधारणा तो टेसिलेशन से होती ही नहीं है। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेट कर दो। 4 में से अगर आपने 2 भी एलिमिनेट कर लिए तो 2 जो बचे हैं उसमें तो आप कहीं ना कहीं लगा ही लोगे सही आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है ना। पहले आप देखोगे 4-5 साल पहले चले जाओ तो बहुत ही ज़्यादा सिलेबस होता था, अब तो फिर भी सिलेबस बहुत ही कंसाइज कर दिया गया है और भी कम करने के ऊपर विचार कर रही है। ताकि क्यों कर रही है? परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को सुधारा जा सके, क्योंकि बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं तो उनके मार्क्स बेटर आने लगे। आपको पता है मार्क्स का हम कभी भी फोकस नहीं करते हैं मार्क्स के ऊपर। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों का प्रदर्शन सुधारा जा सके। कुछ जो वीक स्टूडेंट्स हैं, अगर सिलेबस कम रहेगा तो वो बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। तो परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं होता है। पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षकों के भार को कम किया जा सके।
पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षकों के भार को, शिक्षक का भार कुछ भी नहीं है ना। ये सब तो ऑप्शन हमेशा गलत करने हैं कि शिक्षक का भार कम हो रहा है, शिक्षक का टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं, गलत कर दो। विद्यार्थी रट कर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़ें। सिलेबस इसलिए कम हो रहा है, जब सिलेबस ज़्यादा होता है ना तो आप सोचते नहीं हो, समझते नहीं हो, आप कहते हो बस याद कर लो यार, कंप्लीट करो, फेल ना हो जाए कहीं, है ना। तो रटकर सीखने से अलग मतलब रटकर सीखने के बजाय आप समझ की ओर बढ़ो, आप उसे समझने की कोशिश करो। जब सिलेबस कम रहेगा तो आप एक्चुअली में उसको समझने की कोशिश करोगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट करो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम केंद्रित होना चाहिए। कार्यविधियों को कंठस्थ करने में, कंठस्थ तो मैथ में क्या वैसे भी हमें करवाना ही नहीं होता है पेडागोजी में ज़्यादा, तो ये तो गलत ही हो गया पहले ही। पहाड़ों आदि के रटांत अधिगम, पहाड़ों को रटवाना है, ये भी गलत हो गया। प्रकरण पर आधारित कई प्रश्नों को हल करने पर ताकि विद्यार्थी सही प्रणाली विधि सीख सके। सही प्रणाली विधि, प्रोसीजर, कलन विधि, ये सब नहीं हमें फोकस करना है कि वो सही चीज सीखे, उसको गलती करने दो। तो आंसर क्या हो जाएगा? अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियों एवं गतिविधियों पर केंद्रित होनी चाहिए अधिगम, है ना, जिससे बालक एक्टिव हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार NCFSE का मतलब क्या है? देखो NCF का मतलब तो आपको पता ही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब इसमें नेशनल कमेटी लिखा है, इसमें भी नेशनल कमेटी लिखा है, तो ये दोनों तो गलत ही हो गए। अब बचे ये दोनों, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, यही होता है इसका फुल फॉर्म। समतल पृष्ठों और वक्र पृष्ठों के बीच अंतर करने में विद्यार्थियों की मदद हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी है? समतल सरफेस और वक्र पृष्ठ मतलब ऐसी घुमावदार। कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे उनको, अंतर कैसे बताएंगे? समतल एवं वक्र पृष्ठों के मॉडल दिखाना, विभिन्न पृष्ठों की वीडियो दिखाना, एक पटरे का उपयोग करते हुए त्रिविमीय वस्तु जैसे गोला, बेलन, घन आदि को लुढ़काकर और फिसलाकर प्रदर्शित करना, श्यामपट पर आकृतियों को बनाना और उनको समतल पृष्ठों और वक्र पृष्ठों के रूप में वर्गीकृत करना। देखो श्यामपट पर बनाने से और भी बेटर चीजें कर सकते हो समझाने के लिए। श्यामपट पर बनाना एक तरीके से अमूर्त हो गया, वो उनको समझ में नहीं आएगा, है ना। अब क्या है, विभिन्न पृष्ठों की वीडियो दिखाना, हम कुछ TLM यूज कर रहे हैं, अमूर्त चीजें यूज कर रहे हैं। अब आप ये देखो इन तीनों में सबसे बेटर क्या हो सकता है? वीडियो दिखा के समझाना, समतल एवं वक्र प्रश्नों के मॉडल दिखाना फिजिकल रूप में, मूर्त रूप में, एक पटरे का उपयोग करते हुए त्रिविमीय वस्तु जैसे गोला, बेलन, घन आदि को लुढ़का कर दिखाना, है ना। एक पटरा ले लिया, उस पर ऐसे पटरा एक रख दिया, इस तरह से, इस तरह से रख दिया, और यहाँ पे गोला रख दिया तो वो लुढ़क के जाएगा। और अगर फ्लैट सरफेस होगी, समतल सरफेस होगी, तो गोला नहीं लुढ़केगा, बेलन नहीं लुढ़केगा। तो इससे उनको ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि ये जो समतल सरफेस है और वक्र पृष्ठ में क्या अंतर होता है ना। अगर वक्र पृष्ठ है तो मान लो ऐसे नहीं लेना है, तो वक्र का मतलब क्या होता है, इस तरह से सपोज करो कोई सरफेस है, तो यहाँ पे गोला रखोगे तो लुढ़क के आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इससे अंतर स्पष्ट होगा। मतलब देखो इसमें ये तीनों ही आपको सही लगेंगे, हो सकता है चारों ही सही लग रहे हो,
लेकिन जैसे मैंने आपको बताया बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, तो बेस्ट ऑप्शन यही है चूज करने के लिए। बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षा के गणित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि गणित कैसे सीखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कथन का प्रमाण दे रहा है? गणित कैसे सीखा जाए। शिक्षक द्वारा यह बताए जाने के लिए कि किसी एक प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करना है, विद्यार्थियों को प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को हल किए गए प्रश्नों को अच्छी तरह से देखने की और कलन विधि, देखो कलन विधि को याद करना, याद वर्ड आ गया तो ये तो हम एलिमिनेट कर दिया हमने, है ना। अब ऑप्शन ए अगर हम इंग्लिश में पढ़े, स्टूडेंट्स नीड टू वेट फॉर द टीचर टू टेल देम हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है हिंदी वाले में, इंग्लिश वाला देखो आप, स्टूडेंट्स नीड टू वेट फॉर द टीचर टू टेल देम हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। मतलब विद्यार्थी वेट करे, इंतजार करे कि सर आएंगे, सर बताएंगे ये सवाल, तब हमें पता चलेगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये भी गलत है, ऐसे नहीं सीखना है। तो बचा क्या? सी, मतलब ओनली सी। विद्यार्थियों को सीखी हुई कार्यविधियों के सटीक पुनरुत्पादन की अपेक्षा कार्यविधियों की समझ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मतलब क्या है कि विद्यार्थियों को सीखी हुई कार्यविधियों के सटीक पुनरुत्पादन, मतलब जैसे आपने उनको कोई एक सवाल बता दिया जोड़ का, अब आपने कह दिया ऐसे ही जैसे मैंने बताया है ऐसे ही आप दूसरा सवाल करो बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये करने के बजाय विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? कार्य विधियों की समझ पर फोकस करना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, ना कि बस ये रट लिया कि ऐसे बता दिया तो ऐसे ही करते चले जाओ, है ना। अपना दिमाग लगाएं कि क्या कुछ और तरीका हो सकता है इसको करने का। तो आपका ओनली सी सही हो जाएगा। परवेज प्राथमिक कक्षा का एक गणित का अध्यापक है। अपने विद्यार्थियों को संख्याएं पढ़ाते हुए वह उन्हें वस्तुओं के विभिन्न समुच्चय, समुच्चय का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, सेट मतलब ग्रुप देता है, और उनसे दिए गए समुच्चय में वस्तुओं की कुल संख्या बताने के लिए कहता है ना। जैसे सपोज करो उसने 4 वस्तुओं का सेट दे दिया, वो कह रहा है गिन के बताओ कितनी है, 1 2 3 4। वह को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। किसको विकसित करने का प्रयास कर रहा है? वस्तुओं के वर्गीकरण। वो तो गिनने के लिए कह रहा है ना, कुल संख्या बताओ, तो वर्गीकरण कहाँ से हो गया? स्थानीय मान की अवधारणा, गिनने में स्थानीय मान उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। संख्याओं का क्रम सूचक बोध, क्रम सूचक बोध क्या होता है? पहला दूसरा तीसरा। संख्याओं के गणन संख्या, कार्डिनल बोध, गिनती करना सिखा रहा है और कार्डिनल नंबर गणन संख्याएं होती हैं, है ना। तो यही वो करवाना चाहता है, वो गणन संख्या को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। 25 क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा होगा इनमें तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और आगे आने वाली सारी क्लासेस में आप प्लीज़ उनको देखें और अपने सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें। थैंक यू।